हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गागर में सागर हिंदी क्लासेस से वर्णमाला विषय लेकर आया हूँ। वर्णमाला का पहला पार्ट आप लोग को बताया था। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और देखा था स्पर्श व्यंजन तक, आज हम उसके अगले जगह से हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्या है इसके बारे में अध्ययन करें तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट व यूपीपी, यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो कहा जाता है जिन व्यंजनों के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंदर से करते समय अंदर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है। अंदर से बाहर की ओर एक क्या लगती है? शक्ति लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंदर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण यह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन। इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। यह 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन वर्ण? य, र, ल और व। यह 4 वर्ण किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब प्रश्न जो यूपी टेट, यूपीपी, यूपीएसआई व अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अगली बार यूपी टेट में पूछा भी था कि अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है क्या है? तो अब मैं बता देना चाहता हूं कि य और व, य और व, यह 2 जो वर्ण होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। किंतु आधुनिक काल में र और ल, यह 2 वर्णों को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है। पूर्ण व्यंजन, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि र और ल को आधुनिक काल, इस समय जो है र और ल को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है, किंतु य और व अर्ध स्वर कहे जाते हैं। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि य और व क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। उच्चारण करते समय अंदर से बाहर की ओर एक ऊर्जा, एक शक्ति लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मित्रों, यहाँ से हर बार कहीं न कहीं हिंदी की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कहीं न कहीं ये प्रश्न जरूर पूछता है कि अर्ध स्वर कौन वर्ण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किंतु एक मैं बता रहा हूँ कि जो आधुनिक काल में र और ल को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है। ठीक है,
यह चूंकि अर्ध, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आधा स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ऊष्म व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा के रगड़ या घर्षण के कारण, हवा के रगड़ या घर्षण के कारण मुख से जो ऊष्मा या गर्मी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में क्या होती है? घर्षण होता है। उस जिस घर्षण के कारण हमारे मुख की जो प्राणवायु होती है वो गर्म निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन आता है? श, श, श और ह। यह 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रश्न बार बार यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा अंतस्थ व्यंजन है, सॉरी यहाँ से पूछ देगा ऊष्म व्यंजन नहीं है, देगा श, श, स्र और श। ये 4 वर्ण दे देगा, कहेगा ऊष्म व्यंजन नहीं। दूसरा पूछेगा, कहेगा निम्न में तालव्य, तालव्य वर्ण है। यही ऑप्शन, चारों ऑप्शन यही रहेगा। तो तालव्य वर्ण कौन सा है? स। क्यों? क्योंकि इसको हम तालव्य स कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स। इसे क्या कहते हैं? दंत्य स। और इसका उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। मित्रों ध्यान दीजिए, यह आपका क्या है? ये चारों वर्ण तो ऊष्म व्यंजन है ही इसके अंतर्गत, किंतु अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछने का तरीका है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये 4 अक्षर आपका क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख में रगड़ या घर्षण के कारण क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह रहा आपका ऊष्म व्यंजन, जो पूछने का तरीका रहा, इसको हम ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा पूछा जाता है। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो कहा जाता है 2 व्यंजनों को संयुक्त करके बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि 2 व्यंजनों को संयुक्त करके बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसमें 4 वर्ण आते हैं, क्षत्रिय, त्रहित्र, अज्ञ और स्र। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि छ जो होता है किन 2 अक्षरों के योग से मिलकर बना होता है? छ क्या होता है?
किन दो अक्षरों के योग से मिलकर बना होता है, इसे हम कौन कौन वर्ड होते हैं, इस बात को। तो छ जो होता है क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। जो त्र होता है त धन र से मिलकर बना होता है। यह ज प्लस य से मिलकर बना होता है। और स्र जो होता है स धन र से मिलकर बनता है। इस बात को ध्यान रखिए, चूंकि यहाँ पर हलंत लगने के कारण, यहाँ पर हलंत लगने का कारण यह होता है कि इसमें से स्वर नहीं है, इसमें स्वर निहित नहीं है। स्वर निकल जाने के कारण आपको मैंने बताया था कि व्यंजन से यदि स्वर निकल जाता है तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है, हलंत युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें स्वर रहित होने के कारण वह हलंत लग जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वर रहित है, इसमें स्वर निहित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हलंत लग गया। तो हर जानिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले वाले अक्षर में हलंत होता है, दूसरे वाले अक्षर में हलंत नहीं होता है। इसमें यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चों से यहाँ त्रुटियाँ होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि छ के पूर्व कौन सा वर्ण आता है। ध्यान रखिएगा। तो क यही उसका उत्तर होगा। क जो है क्षत्रिय छ के पूर्व पहले वर्ण आता है, इसलिए यह उत्तर हो जाएगा। बहुत प्रश्न संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को संयुक्त करके बनाया गया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यहीं से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये यहाँ से एक प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ देता है कि ज्ञ जो होता है किन दो अक्षरों के योग से मिलकर बना होता है। जैसे ऑप्शन देता है ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस य और कोई नहीं। यह चार ऑप्शन देता है कि ज्ञ जो होता है किन दो अक्षरों के योग से मिलकर बना है। तो इस तरीके से यह आपका रहा संयुक्त व्यंजन। कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं संयुक्त व्यंजन आपका खत्म हुआ। अब आपके स्वर भी खत्म हो गए और व्यंजन भी खत्म हो गए। स्वर और व्यंजन आपकी कंप्लीट हो गए। अब स्वर और व्यंजन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से स्वर का उच्चारण किया जाता है वह हम अब देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कंठ। नंबर 2 पर आता है तालव्य। नंबर 3 पे आता है कंठ तालव्य मूर्धन्य। और नंबर 4 पे आता है ओष्ठ। यह अलग अलग उच्चारण स्थान है। जिस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। जिस स्वर वर्ण का उच्चारण कंठों के द्वारा होता है, इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं, इसमें आता है कौन कौन स्वर आते हैं, अ और दूसरा आता है आ। जिनका उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है उसमें कौन कौन आते हैं, अ और आ। ये 2 स्वर हैं जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ के द्वारा। ये जो ध्वनि आपकी यहाँ से निकलती है, क अ आ, ये 2 स्वर है जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ के द्वारा होता है। नंबर 2 जो आपका है तालव्य, इसका उच्चारण स्थान जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे जाके कहाँ स्पर्श करती है, तालु में,
उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। इसमें कौन कौन स्वर आते हैं, ई और ई। यह दो स्वर जो होते हैं तालव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। ई यह दो स्वर तालव्य आते हैं, तालव्य स्वर कहलाते हैं। अब आता है मूर्धन्य। इसमें कौन सा स्वर आता है, इसमें एक स्वर आता है री। री स्वर जो होता है मूर्धन्य, जिस स्वर का उच्चारण करते समय जीवा हमारे दांत के ऊपर खुरदरे भाग से स्पष्ट करती है, उसे हम क्या करते हैं, मूर्धन्य का। इसमें एक स्वर आता है जिसका है री। अब अगला है ओष्ठ। ओष्ठ में जिस स्वर का उच्चारण करते समय ओठों की सक्रियता ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। इसमें कौन कौन स्वर आते हैं, उ और ऊ। यह जो दो स्वर होते हैं ओष्ठ कहलाते हैं। अब चौथा, पांचवा नंबर पे आता है कंठ तालव्य। तालव्य यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो आप ध्यान रखिए, कंठ से उच्चारित होने वाले अ आ हैं और तालव्य से उच्चारित होने वाले ई है। चूंकि कंठ से अ और ई, मानव कहने का तात्पर्य है अ और ई को जोड़ने के बाद किस स्वर का निर्माण होता है, ए का होता है। ठीक है, तो ए हो गया ए, और जब इन दो स्वरों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। यह गुण संधि में जोड़ा जाता है, किस संधि में, ए। तो इस तरीके से कंठ तालव्य कौन कौन स्वर हो गए, ए और आय। अब आता है कंठोष्ठ, छठा नंबर है कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ इसमें आता है, आप देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाले अ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर उ है। अ और उ जोड़ देंगे, अ प्लस उ, तो यह दोनों स्वर जोड़ने से क्या बनता है, ओ का निर्माण होता है। यह भी गुण संधि में जोड़ा जाता है, तो ओ हो गया। ओ और इन दोनों दीर्घ स्वरों को जोड़ देंगे तो औ बन जाएगा। इस तरीके से यह दो स्वर जो होते हैं कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और कंठ तालव्य जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु के संयोग से किया जाता है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। और जिस स्वर का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के माध्यम से, ओष्ठ के सहारे या ओष्ठ के माध्यम से किया जाता है या ओष्ठ के संयोग से किया जाता है, उसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। यह रहा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें कंठ में अ आता है, तालव्य में ई आती है, मूर्धन्य में री आता है, ओष्ठ में उ आता है, कंठ तालव्य में ए आता है। और कंठोष्ठ में आपको मैंने बताया है ओ कैसे बनता है, यह आपको मैंने बताया भी है कि इन दो स्वरों को जोड़ने के बाद जो निर्माण होता है यह कहलाते हैं आपके कंठोष्ठ। अब आते हैं नंबर 2, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, इसके आधार पर 3 भेद होते हैं स्वर के। नंबर 1 अग्रस्वर, अग्रस्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। यह स्वर के जिह्वा के आधार पर स्वर की कितने भेद होते हैं, अग्रस्वर। कौन कौन होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिस स्वर का उच्चारण, अब आते हैं अग्रस्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर वर्ण का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से, अगले नुकीले भाग से किया जाता है, या जिस कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं उसमें ई, ए,
और अय। यह चार स्वर किसमें आते हैं? अग्र स्वर में, जिसका उच्चारण जीवा के अगले भाग से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्य स्वर कैसे। तो जिस स्वर का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से अर्थात जीभ के बीचों बीच भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इसमें एक ही स्वर आता है जिसका नाम है अ। जिस स्वर का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है, बीचले भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इसमें एक स्वर आता है अ। ठीक है, अब आते हैं पश्च स्वर। जिस स्वर का उच्चारण जीवा के पिछले भाग से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आता है उ, ऊ, आ, उ, ऊ, ओ, औ, और एक आता है आगस स्वर आ। ठीक है, इस तरीके से यह कहलाता है आपका पश्च स्वर। इस स्वर के अंतर्गत एक आता है आ, उ, ओ, और एक आगस स्वर होता है जो विदेशी। आगस स्वर किसे कहते हैं? जो विदेशी भाषा से हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम आगत कहते हैं। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द को क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। तो इस तरीके से आपका रहा अग्र स्वर, जिसका उच्चारण जीवा के अगले भाग से किया जाता है। इसमें ई और ए ऐ आते हैं। मध्य स्वर, जिसका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसमें आता है स्वर अ। और पश्च स्वर, जिस स्वर का उच्चारण जीवा के पिछले भाग से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इसमें ये स्वर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहा। अब है नंबर 3। जो नंबर 3 है वो आता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने स्वर होते हैं? इसके आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विभ्रित स्वर, विभ्रित स्वर। नंबर 2 अर्ध